सो अब हम देखने जा रहे हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको हम फिशर स्नैक इसका नाम है एफ एस डिस्ट्रीब्यूशन भी, या इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं फिशर स्नेडकर डिस्ट्रीब्यूशन। इसका यूज़ सिंपली होता है जैसे कि सेम टाइप की पॉपुलेशन, जैसे हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की, इसी पॉपुलेशन में इज्यूम किया जाए कि 1000 बच्चों का एक स्ट्रेंथ है जिसको कि डायबिटीज़ हुआ है, और एक है जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ हुआ। दैट मीन्स कि 1000 बच्चे जिनको डायबिटीज़ हुआ है और 1000 ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ हुआ है बट उनको अभी नहीं हुआ है। तो क्या रेशियो बनता है कि इन 1000 बच्चों को जिनको नहीं हुआ है उनको डायबिटीज़ हो सकती है, या इनके आने वाले जनरेशन में क्या डायबिटीज़ की प्रोबेबिलिटी बनती है। ऐसे सारे केसेस के लिए हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हैं, या इसको और आसान भाषा में कहूँ तो हम इसका यूज वहाँ कर सकते हैं जहाँ पर कि एक सेम टाइप का डेटा और उसके डिफरेंट वेरिएंस हमको निकालने हैं, अलग अलग तरीके के वेरिएंस या रिजल्ट हमको निकालने हैं, वहाँ पर हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। इस मेथड के अंदर जो हम यूज करेंगे रैंडम का एफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें टोटल 3 पैरामीटर्स होंगे। एक तो आप जान ही रहे हो साइज, जो कि हम रैंडम वेरिएबल्स जनरेट करेंगे। लेकिन पहला क्या है, एफ एन नम, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, बट एक न्यूमरेटर होता है और एक डीन्यूमरेटर होता है, तो यहाँ पे उन्हीं का यूज किया गया है। तो पहला जो है डी एफ नम, ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर, और दूसरा जो है ये है डी एफ डैन, दैट मीन्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम इन डी न्यूमरेटर। और ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो होंगी ये फ्लोट वैल्यूज होंगी, या फ्लोट लाइक एरे वैल्यूज भी हम दे सकते हैं, दैट मीन्स की मल्टीपल वैल्यूज हम दे सकते हैं। तीसरा केस रैंडम नंबर्स हम जो जनरेट करेंगे एक सीरीज, वो हो गया। इसके अलावा जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है एनोवा टेस्ट में। एनोवा टेस्ट मतलब कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब ही ये हुआ कि डिफरेंट वेरिएंस, सेम टाइप के डेटा का हम डिफरेंट वर्जन निकाल रहे हैं, एक तरीके से कहना चाहें तो वर्जन, वहाँ पर इसका यूज होता है। तो एनोवा का यूज जो है ये पैरामेट्रिक स्टैटिकल टेक्निक में होता है। इस टेक्निक के अंदर हमारे पास डेटा के कई सारे सेट्स होते हैं और उनको हम कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके हम डिफरेंट एनालिसिस के वेरिएंस निकालते हैं। नीचे एग्जाम्पल वही दिया है जो मैंने अभी 1000 का एग्जाम्पल दिया है, उन्हीं का यहाँ पर एक एग्जाम्पल है छोटा सा। और इसके अलावा इन दोनों वेरिएबल्स जो पैरामीटर्स हमको एफ डिस्ट्रीब्यूशन में मिलते हैं उनका फुल फॉर्म है। बाकी कुछ डिटेल्स और है, और अगर डिटेल्स में पढ़ना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक भी मैंने दिए हुए हैं। इसके अलावा जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमिलर है चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के, बट चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था कि वहाँ पे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती थी। दैट मीन्स कि हम जो एक सिंगल वेरिएबल का सेट बनाते थे उसी के अंदर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करते थे। लेकिन एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि वो सिंगल की जगह पे मल्टीपल वेरिएबल सेट्स या मल्टीपल लेवल ऑफ इवेंट के अंदर डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम पर वर्क कर सकता है। तो जहाँ पर इसको हम कह सकते हैं, जो हमने पढ़ा था बाइनोमियल और मल्टीनोमियल, दैट मीन्स कि बाइनोमियल का काम था कि जब दो केस हों तो वहाँ पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते थे, और जब हमें 2 से ज़्यादा केसेस को फाइंड आउट करना हो या उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो तो हम मल्टीनोमियल का यूज करते थे। वैसा ही कुछ केस यहाँ पर भी है कि सिंगल सेट अगर हमें मिल रहा है तो हम चाई स्क्वायर के थ्रू वो काम कर सकते हैं, बट अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल सेट्स मिल रहे हैं तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। ये तो बात हुई थ्योरी की। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं इस पे। तो सबसे पहले तो हम अपने numpy के रैंडम मॉड्यूल को गेट कर लें, तो रैंडम, और इसको हम ले लेते हैं एस आर, जो कि अभी तक लेते हुए आए हैं। दूसरा हम इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में से पाईप्लॉट मॉड्यूल को। तो पाईप्लॉट मॉड्यूल हो गया, और इसको हम एज ले लेते हैं पीएलटी। परफेक्ट। थर्ड मॉड्यूल जो हम यूज कर रहे थे लाइब्रेरी वो है सीबॉन। सीबॉन को हम एज ले लेते हैं एसएनएस। ठीक है। इन सभी की अगर जानकारी अभी नहीं है तो एक बार नोटिफिकेशन में एरे की प्लेलिस्ट है, numpy एरे की प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके सीक्वेंस में इसको चेक कर सकते हो।
ठीक है, तो हमने पहले ही ये तीनों लाइब्रेरीज ले लिए हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक सेट क्रिएट करना है। तो इसको हम एक वेरिएबल के अंदर लेते हैं, सेट ऑफ एफ, सही है नाम। इसके अंदर क्या करते हैं, आर डॉट एफ हमारे मेथड का नाम है, जो कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करके हमें रिजल्ट देगा। इसके अंदर टोटल 3 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हमें देना है, याद रखना। फर्स्ट हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम फर्स्ट और सेकंड है डिग्री ऑफ फ्रीडम सेकंड। पहला न्यूमरेटर, दूसरा डी न्यूमरेटर। ठीक है, तो हम वैल्यू देते हैं, मान लो कि हमने पहले को दे दिया 1 और दूसरा जो है इसको भी हमने दे दिया 1 और तीसरा जो बचता है हमारा वो है साइज, और साइज हम दे देते हैं 100 की, सपोज दैट। तो इसको हम सबसे पहले प्रिंट करके चेक कर लें, और न्यू लाइन के अंदर हम प्रिंट करते हैं और सेट ऑफ एफ हमने नाम दे दिया एंड सेट ऑफ एफ हमारे वेरिएबल का नाम है। अभी के लिए इसको हम 100 की जगह पे 10 का सेट बनाते हैं, ताकि हमको ये खाली चेक करना है कि रिजल्ट एक्चुअल में आ क्या रहा है। क्योंकि अभी हम प्रिंट करके ये देख रहे हैं कि ये जो रैंडम नंबर की सीरीज मिलेगी हमको 10, वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में मिल रही है। एक चीज़ और, एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगी, ये माइनस में नहीं जाने वाला है। तो एक बार हमको ये रैंडम नंबर्स की सीरीज मिल जाए तो ये डाउट हमारा क्लियर हो जाएगा। और अगर हम इसको, दैट मीन्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम 0 से कम देने की कोशिश करेंगे या 0, तो हमको इसके लिए एरर मिलेगा। वैल्यू दिख रही होगी, हमें ये वैल्यूज मिली हैं जितनी भी रैंडम नंबर्स की, जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से सेटिस्फाइड नंबर है। ये 10 अलग अलग हमें नंबर मिल गए। ठीक है, तो दूसरा काम हमारे पास क्या आता है कि हम इसकी प्लॉटिंग करें। ठीक है, तो प्लॉटिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम लेते हैं और ले चल के हम सी बॉन्ड का यूज करते हैं, यूजिंग सी बॉन्ड डिस्ट plot method to pass plotting points, pass plotting points to पाई प्लॉट। क्योंकि ग्राफ दिखाने का काम तो पाई प्लॉट ही कर रहा है, तो वहाँ तक हमको वो पॉइंट्स पहुँचाने होते हैं, इसीलिए हम यूज करते हैं सी बॉन्ड का। यहाँ पे हमने सी बॉन्ड को नाम दे रखा है SNS, इसमें से हम डिस्ट प्लॉट को कॉल करते हैं और सिंपली पेस्ट कर देते हैं जो हमने कॉपी कर रखा था। यहाँ पे हम कर लेते हैं साइज 100 और इसके साथ में हमको क्या करना है, हम हिस्ट को यहाँ पर फॉल्स कर देते हैं अभी के अभी, ताकि हमारा जो ग्राफ बने वो नीट एंड क्लीन बने। साथ में जो लेबल है हम लेबल भी सेट कर देते हैं, और यहाँ पे लेबल क्या है, df1 जो है, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं d1 इक्वल टू हमने 1 दे रखा है, और जो d2 है इसको हमने दे रखा है 1, और यहाँ पे हम ग्राफ शो कराना चाहते हैं। ठीक है, तो plt मॉड्यूल पाई प्लॉट मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, हमारे x और y एक्सिस जो है उनको नाम दे दें। तो सबसे पहले x का लेबल सेट कर देते हैं, x का लेबल दे देते हैं रेंज ऑफ x हो गया, और दूसरा है हमारे पास y का लेबल, तो y का भी लेबल हम सेट कर देते हैं और देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ y, और हम अपने बॉक्स को टाइटल भी दे देते हैं, जो रिजल्ट बॉक्स आएगा वो टाइटल, और उसको नाम देते हैं हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन। परफेक्ट, इतना काम हो गया। फाइनली हम क्या करते हैं, PLT में से शो मेथड को कॉल करते हैं, और फाइनली हम रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट में हमको वैल्यू क्या मिल रही है। तो हम थोड़ा सा अपने टर्मिनल को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इतना सही है। ये अभी जो रिजल्ट आ रहा है ये केवल और केवल हम एक रैंडम नंबर की सीरीज के लिए ये काम कर रहे हैं। अभी हम केवल ग्राफ में इन वैल्यूज को पुट करके केवल ये देख रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या मिलता है। तो हमें रिजल्ट मिला, रिजल्ट में वैल्यू क्या मिल रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से देखना है, इस वैल्यू पे नजर मत डालना। ठीक है, ये नहीं है, क्योंकि जब हम एक्चुअल में इनको काम करना चालू करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम 0 से देखना चालू करें तो ये क्या किया, सबसे पहले अप से होते होते
धीरे धीरे वैल्यूज डाउन हुई और हमारी जो x की रेंज है वो कहाँ तक जा रही है, 3 लाख तक जा रही है और जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 3.0 तक जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो 0 से 1 के बीच का केस था वो कुछ बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो इसको और चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे D1 और D2 दोनों की वैल्यूज़ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम कॉपी करते हैं और पेस्ट करके हम अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम को दोनों जो है इनकी वैल्यूज़ थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो मान लो कि हमने पहले D1 की वैल्यू को कर दिया 2 और हमारी D2 की वैल्यू को हमने 1 ही रहने दिया, पहला हो गया। और इसके लेबल में हम सेट कर देते हैं कि हमने D1 को 2 कर दिया है। ये करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमको यही नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा रिज़ल्ट जो है वो किसके लिए था। तीसरा भी हम इसी तरीके से सेट कर देते हैं कि यहाँ पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है फर्स्ट की, दैट मीन्स कि D1 इसको हम कर देते हैं 5 और D2 को हम कर देते हैं 2 और यहाँ पर भी हम इनके नाम को चेंज कर दें। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 एंड D2 को हमने कर दिया 2। इसी तरीके से एक रिज़ल्ट और ले लेते हैं ताकि हमें 4-5 अलग अलग तरीके के रिज़ल्ट एक साथ मिले और हम इसको एक बार में सटीक तरीके से समझ जाएं। तो D1 को हम अब 10 कर देते हैं और D2 को 1 ही रहने देते हैं और इसको हम 10 कर देते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसकी रेंज को एकदम हाई कर देते हैं, दैट मीन्स कि इसको भी 100 कर देते हैं और D2 को भी हम 100 कर देते हैं और यही सेम केस लेबल में भी हम सेट कर देते हैं ताकि हमें लेबल पता चल जाए कौन सा रिजल्ट किसके लिए है। तो एक बार इस रिजल्ट को रन करते हैं। टोटल हमने कितने अलग अलग सेट बनाए हैं, अलग अलग 5 सेट हैं, दैट मीन्स कि 5 अलग अलग रेशियो हमें मिलेंगे। तो एक ही डेटा सेट पे हम अलग अलग वर्जन्स चेक कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में हुआ क्या है, हमारी वैल्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा तक जा चुकी है और जो हमने D1 किया था उसकी वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा हो गई कि उसने बाकी सब को मिनिमाइज़ कर दिया है। तो हम इसको जूम कर सकते हैं। तो एक बार हम इसको जूम करते हैं, यहाँ से हम वैल्यूज़ को लेते हैं और जूम करके देखते हैं कि एक्चुअल में ओके होम पे गए और हम डाउन एरिया को जूम करते हैं। दिख रहा है रिजल्ट इतना ज़्यादा हाई हो गया कि हमारी वैल्यूज़ जो है वो छिप गई और छिपी किसकी वजह से, इस D1 की वजह से छिप गई, क्योंकि D1 कह रहा हूँ जो लास्ट वाला था जिसमें हमने D1 D2 की वैल्यू को 100 कर दिया, इसीलिए उसका रिजल्ट इतना हाई चला गया कि उसकी डिग्री जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसको रेंज बहुत ज़्यादा चाहिए था और उस रेंज की वजह से जो छोटे छोटे रिजल्ट आए थे उनको उसने ख़त्म कर दिया। तो एक बार हम इसको अभी के लिए कमेंट करके और फिर से हमारे रिजल्ट को देखते हैं, क्योंकि उसका रेंज इतना ज़्यादा हो गया कि हमारे बाकी सारे रिजल्ट जो थे वो छिप गए। तो एक बार फिर से रिजल्ट में हमको मिल जाए तो हम थोड़ा सा अपने रिजल्ट को क्लियरिफाई कर लें। ठीक है, अभी अगर ध्यान दो तो जो हमने D1 5 दिया था उसकी वैल्यू बहुत हाई जा रही है और जो हमने D1 की वैल्यू 10 दी थी बट D2 की वैल्यू 1 थी, इसकी वजह से वो ज़्यादा हाई नहीं गया। तो हम इस केस को थोड़ा सा जूम करके चेक कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू के साथ हो क्या रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम लंबा तो गया है, ठीक है 400 तक, बट हम रेशियो कहाँ से देख रहे हैं, 0 से लेकर, ठीक है 0 से ग्रेटर देन चाहे जितना जाए, तो हम 0 से ही बात कर रहे हैं। तो अगर नोटिस करो जब हमने D1 की वैल्यू 1 और D2 की वैल्यू 1 की तो हमारा जो रिजल्ट था वो जो ये नीली वाली लाइन आ रही है ये था। दैट मीन्स कि इसका रेशियो जो है हाईएस्ट जा रहा था 0.2 से 0.3 के बीच में, 0.002 से 0.003 अगर इस प्रोबेबिलिटी को ध्यान दो तो। और इसका रेशियो अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, रेंज की बात करें, तो ये जो है जा रहा था करीबन 400-500 तक 0 से लेकर। वैसे ही जब हमने D1 की वैल्यू 2 की और D2 की वैल्यू 1 ही रहने दी तो हमारा जो रिजल्ट था वो थोड़ा डाउन हुआ। दिख रहा है ऑरेंज कलर की लाइन, ये थोड़ा डाउन हुआ। उसी तरीके से जब हमने D1 की वैल्यू को 5 कर दिया अचानक से और डिग्री ऑफ फ्रीडम D2 को 2 किया तो ये जो ग्रीन वाली लाइन थी ये अचानक से बहुत
हाई भाग दी। दैट मीन्स कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने 5 कर दिया और उसकी रेंज जो है काफ़ी हाई चली गई। और इसी तरीके से जब हमने D1 की वैल्यू को 10 किया तो इसने क्या किया, इसने वैल्यू की रेंज को X रेंज में इसने ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन Y की रेंज उसकी ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन X की रेंज ज़्यादा बढ़ गई, बिकॉज हमने D1 को 10 दे दिया और D2 को हमने 1 ही रहने दिया था। लेकिन जो ये ग्रीन लाइन वाला केस बना था, मतलब कि हम इसको होम पे ले आते हैं और फाइनली रिजल्ट देखें तो ये जो केस है यहाँ पर और कोई नहीं दिख रहा है दूर दूर तक, केवल और केवल हमारा ये थर्ड वाला रिजल्ट ही है जो हमको दिख रहा है। और इस केस में भी क्या हुआ, जब हमने D1 को 5 किया था और D2 को 2 किया था तब ये केस हमारे पास आया। दैट मीन्स कि जो रैंडम नंबर्स हमको जनरेट होके मिला था इस केस में, जब हमने D1 5 और D2 को 2 किया था, तो वो जो 100 गुणे 100 क्या कहते हैं 100 रैंडम नंबर्स हमको मिले थे, उनकी रेंज में रैंडम नंबर्स का जो रेंज जनरेट हो रहा था वो 0.0 के पास में ही 0.0 के पास में ही उसने इतने सारे नंबर हमको दिए कि ये पॉइंट जो है बहुत ऊपर तक चला गया। इसके ऊपर और इस तरीके से D1 D2 की वैल्यूज़ को चेंज करके रैंडमली चेक कर सकते हो, बट इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कि हम F डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर क्यों रहे हैं। तो इसका यूज हम कर रहे हैं जैसे कि सिमिलर टाइप के डेटा के डिफरेंट वर्जन्स को निकालने के लिए। इसमें अभी इतना ही। इससे अगर कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो, अदरवाइज इसको थोड़ा और अच्छे से डीप लेवल समझना है तो यहाँ पे मैं अब रेफरेंस लिंक भी दे रहा हूँ, यहाँ से जाके इनको और अच्छे से समझ सकते हो। हालांकि अभी हम बेसिक समझ रहे हैं, इसलिए मैं अभी इस पर बहुत ज़्यादा डीप बात नहीं कर रहा हूँ। अभी केवल हम NumPy के रैंडम मॉड्यूल का यूज करके ये सब कुछ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम डेटा साइंस तो पढ़ना चाहते हैं, बट सबसे पहले हमको NumPy लाइब्रेरी को जानना बहुत ज़रूरी है। और NumPy लाइब्रेरी के अंदर हमने एरे क्रिएट किया, एरे की स्लाइसिंग की, एरे के हमने 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन मल्टी डायमेंशन वर्जन भी क्रिएट करके देखे। उसके बाद में हमने इसके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के यूज केसेस भी देखे और उसी को अभी भी हम देख रहे हैं। और इसमें हमको और भी बहुत सारे अभी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट्स मेथड मिलते हैं, तो उनको हम एक एक बार अपने दिमाग में रख रहे हैं, सो दैट कि जब हम SciPy पर आएँ तो हमको वही सारे मेथड वहाँ पे थोड़े और अच्छे से और वास्ट लेवल में मिलेंगे, तो समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है फिर। और साथ ही पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन से होते हुए डेटा साइंस तक जाने के लिए, बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए चैनल में नीचे स्क्रॉल करोगे तो पॉपुलर वीडियोस के नीचे अभी मैंने Django के बारे में पढ़ाना चालू किया था। Django की पूरी प्लेलिस्ट है, स्टेप बाय स्टेप पूरा 1 बाय 1 मैंने सीरीज़ में लगा रखे हैं। इसी के अलावा NumPy एरे से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर बना रखा है। ऑनलाइन पाइथन क्लास मैंने एक वीडियो बना रखा है क्लासेस के लिए, लेकिन अगर पाइथन और अच्छे और डीप में पढ़ना है तो नीचे एक फुल पाइथन बेसिक एंड एडवांस कोर्स मिलेगा, इसको देख सकते हो। इसके अंदर 35 प्लस वीडियोस मैंने बना रखे हैं, बेसिक से लेके एडवांस प्लस डेटाबेस कनेक्टिविटी पूरी। इसके अलावा नीचे गिटहब और कुछ और भी फाइलें हैं, जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स अभी मैं बना रहा हूँ, कुछ भी VS कोड से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड जो भी आता है वो मैं यहाँ पे दूंगा। इसके अलावा आगे चल के मैं एक प्रोग्रामिंग न्यूज़ करके भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो बेहतर देखने के लिए, रिस्पांस के लिए प्लेलिस्ट को जरूर देखो, क्योंकि प्लेलिस्ट में सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बना रखा है, लगा रखा है। इससे बहुत आसान हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना और पाइथन से होकर डेटा साइंस तक जाने में भी आसानी मिलेगी। कमेंट करके मुझे बताओ वीडियोस कैसे लग रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में।